Now, in the last class, I have discussed about the making of Germany, or you can say that unification of Germany. As we have seen in that particular class, Germany was divided into 39 confederation. Once again, in the case of Italy too, Italy was also divided among 7 states, and each states were ruled by some other kings. Here, this is a quite look-alike picture, a map of Italy. Look-alike map, not exactly same I am telling. Now, what you are seeing in the north part of Italy, Austria was dominating. In the southern part, Kingdom of Two Sicily, and the central part of Italy was dominated by Pope. That was called as a Papal States. And the only province of Italy, only territory of Italy which was ruled by Italian princes, and that was called as the Kingdom of Sardinia. That was called as the Kingdom of Sardinia. So, this is a map of Italy which states that before 1860 or during the during the medieval mid of the 19th century, sorry, during the mid of the 19th century, the entire part of Italy was divided between 7 states, and these part was also under a multi-dynastic situation. What we are seeing here in the northern part, what we have a kingdom of Sardinia. In the southern part, what we are seeing, kingdom of Two Sicily. Central part of Italy was dominated by Papal states, and the northern part was dominated by the Austrian Empire, Austrian Habsburg Empire. So as I have seen, हम लोगों ने देखा कि इटली में मल्टी डायनास्टिक रीजन था, 7 भागों में बटा हुआ है. अकेला किंगडम ऑफ टू सिसिली ही एक ऐसा राज्य है जो कि इटली के राजकुमार के द्वारा शासन किया जा रहा था. बाकी सारे शासन जो हैं पार्ट पे कहीं और के राजकुमार और राजा शासित कर रहे थे. अब यहाँ पर इटली तो बोली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कई और रीजनल लैंग्वेज, सेवरल अदर रीजनल डायलेक्ट्स जो हैं बोले जाते हैं, जिसपे लोकल वेरिएशंस भी हैं. मतलब इटली के साथ साथ दूसरे क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है, और इस समय इटली को जो है कॉमन लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है. कॉमन लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया है इस इटालियन लैंग्वेज को. तो इटालियन के साथ साथ बहुत दूसरे भाषाओं का भी प्रयोग वहां पे किया जा रहा था. दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है गॉसिपी मजीनी, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया है कि गॉसिपी मजीनी कौन थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि गॉसिपी मजीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 सेक्रेट सोसाइटीज के एस्टैब्लिशमेंट किया था. यहाँ पर भी गॉसिपी मजीनी साहब ने 1830 में ही प्रयास किया था कि इटली की यूनिफिकेशन किया जाए, और उसके लिए उन्होंने यंग इटली नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी. सीक्रेट इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव ऑर्डर फूल रहा था, खूब पावर में आ चुका था, और लिबरल नेशनलिस्ट को क्रश करने का पूरा प्रयास किया जा रहा, खोज करके उन्हें तहखाने में डाल दिया जा रहा था. इसलिए छुप करके काम करना शुरू कर चुके थे. इसलिए सेक्रेट सोसाइटी यानी कि यंग इटली नामक सेक्रेट सोसाइटीज की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर गॉसिपी मजीनी ने किया था फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफाइंग द इटली एज अ रिपब्लिक नेशन. तो रिपब्लिक नेशन करने का मतलब इटली को एक राष्ट्र बनाने का पूरा, गणतंत्र बनाने का पूरा प्रयास उन्होंने 1830 में ही किया था, जिसका नाम था गॉसिपी मजीनी. नाउ लेकिन दुर्भाग्य रहा, 1830 की आंदोलन जो थी वो भी असफल रही, और 1848 फ्रांस को देखने के पश्चात जो बदलाव इटली में लाने का प्रयास किया जा रहा था 1848 के समय में भी, वो उस आंदोलन को भी क्रश करने में कामयाब रहे. वहां पर कुचल दिया गया, सक्सेसफुल नहीं रहा. नाउ
1848 की जो मूवमेंट थी, जो रेवोल्यूशन थी, उसके असफल होने के पश्चात सारी लायबिलिटीज अब जो है आकर किसके कंधे पे आ चुकी थी? किंगडम ऑफ सार्दिनिया पिडमेंट, जो कि जिसे इटली के प्रिंस के द्वारा गवर्न किया जा रहा था, अब उसके ऊपर सारी दामोदार आ चुकी थी। अब वो रेस्पॉन्सिबल था ऑल द मेंटल जो है, मतलब अब जो है किंगडम ऑफ सार्दिनिया पिडमेंट का जो राजा था थोड़ा जजमेंटल हो गया, ठीक है। अब उसे लगने लगा कि अब इटली की यूनिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीजें यहाँ पे ये भी है कि उस समय किंगडम ऑफ सार्दिनिया पिरामिड के जो अलाइड ग्रुप था, यानी मिनिस्टर्स वगैरह, धनी व्यक्ति जो थे, उनका भी ये मानना था कि अगर इटली की यूनिफिकेशन की जाती है तो नेशनल डेवलपमेंट और हम डोमिनेट करने में जो है, पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है हम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि उस वक्त किंगडम ऑफ सार्दिनिया पिरामिड का राजा था, उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि अब हमें इटली का यूनिफिकेशन करना है। क्लियर? नाउ एज आई हैव टोल्ड, जैसा मैंने आप लोगों से कहा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड सार्दिनिया पिडमॉन्ट यानी कि किंगडम ऑफ सार्दिनिया के अकेला इटली का राजकुमार था जो उस रीजन में शासित कर रहा था। अब इटली की यूनिफिकेशन की जिम्मेवारी विक्टर इमैनुअल सेकेंड के माथे पे आ गई, कंधों पर आ गई। और विक्टर इमैनुअल जो है सेकेंड जो है वो अपनी किंगडम की गद्दी पर 1849 पर बैठा, 1849, और टिल किंगडम ऑफ सार्दिनिया पर शासन करता रहा 1861 के बाद। 1861 के पश्चात जब यूनिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया तो पूरे इटली पर शासन किया, और 1878 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि जिस समय यूनिफिकेशन की बात हो रही थी, सोची जा रही थी, इसकी प्लानिंग की जा रही थी, तो रूलिंग एलाइट यानी सार्दिनिया पिरामिड के जो राजा थे उसके जो मंत्री होंगे या अमीर जो लोग थे उसे किंगडम में, वो रूलिंग एलाइट जो उनके फेवर में थे, नोबल्स, उनका कहना था, उनका मानना था कि अगर हम यूनिफाई करते हैं इटली का तो हमें दो फायदा होगा। एक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें और कुछ मिलेगा, वो है पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलेगा। हम राजनीतिक रूप से एक सत्ता के ऊपर डोमिनेट करते हुए, शासन करते हुए नजर आएंगे। ये दो बातें जो हैं रूलिंग एलाइट के लोगों ने क्लियरली जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड के सामने रखा। नाउ फर्स्ट पॉइंट for the unification of Italy. The very first point is role of chief minister Cavour. Cavour कौन था भाई? तो Cavour was the chief minister of kingdom of Sardinia. Cavour के बारे में एक चीज जान लीजिए, Cavour इस पूरी यूनिफिकेशन की प्रोसेस को लीड करता है। मतलब कहा जाता है इतिहास में, Cavour जो है खुद विक्टर इमैनुअल सेकेंड के पास आया और कहा कि मुझे यूनिफिकेशन का काम दीजिए, जिम्मा दीजिए, मेरे कंधों पर यूनिफिकेशन का बोझ डालिए, मैं यूनिफाई करके आपको दिखाऊंगा। ये खुद आया था। और इतिहास के पन्नों में ये भी कहा जाता है कि बड़ा इफेक्टिव लीडर नहीं था कैवोर, अपने जीवन काल में बहुत इफेक्टिवली जो है काम किया हो ऐसा भी नहीं है। ना ये रिवोल्यूशनरीज रहा है और ना ही ये डेमोक्रेट रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें थी, इटालियन लैंग्वेज तो ये बोलता था, लेकिन इटालियन से ज्यादा बेहतर ये फ्रेंच बोलता था, और इसी क्वालिटी का इसने फायदा उठाया। इसने क्या किया, फ्रेंच बोलने की वजह से फ्रांस की सत्ता से जाके शासक से जाके मिला, वहां की गवर्नमेंट से मिला और उससे सपोर्ट मांगने का काम किया। और फ्रांस ने इटली को यानी किंगडम ऑफ टू सिसिली कैवोर को सपोर्ट करने को तैयार हो गया। अब जैसे सपोर्ट मिला तो जैसा लिखा हुआ है कि फ्रांस की सेना का सपोर्ट मिलने के बाद ऑस्ट्रिया के ऊपर चढ़ाई कर दी, सिर्फ युद्ध हुआ और फाइनली 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा दिया गया। ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा दिया गया।
तो ऑस्ट्रियन फोर्स का जो डोमिनेंस था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली के ऊपर वो समाप्त हो जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, रोल ऑफ गॉसिपे गरिबाल्डी। गॉसिपे गरिबाल्डी जो कि इटली के यूनिफिकेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनके आह्वान पे, गॉसिपे गरिबाल्डी के आह्वान पे बहुत सारे लोग जो हैं एज अ वॉलेंटियर अपनी स्वेच्छा से इटली के यूनिफिकेशन में लड़ने को तैयार थे, संघर्ष करने को तैयार थे, सेना बनने को तैयार थे, बिना किसी और दूसरी चीज के चाहत के, अपनी स्वेच्छा से। इसलिए मैंने लिखा है वॉलंटियर। और उस पार्टिकुलर जो ग्रुप बना, जो लोग ज्वाइन किए यूनिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, उसको लीड कर रहे थे कौन? गॉसिपे गरिबाल्डी। दूसरी तरफ जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड भी जो है गॉसिपे गरिबाल्डी के द्वारा किए जाने वाला कार्य को सपोर्ट कर रहा था। और सपोर्ट का फायदा ये मिला कि किंगडम ऑफ टू सिसिली के साथ युद्ध होती है 1860 में, और उस वक्त किंगडम ऑफ टू सिसिली को हरा दिया जाता है। जहां पर किंगडम ऑफ टू सिसिली के साथ जब युद्ध होती है तो वहां पर का लोकल पीजेंट भी गॉसिपे गरिबाल्डी के टीम के साथ ज्वाइन होता है और युद्ध लड़ता है, जिसका वजह बन जाता है कि स्पेनिश रूल जो है उस रीजन से ड्राइव आउट हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। मतलब वो रीजन भी जीत लिया जाता है, जो कि आपने देखा है मैप में कि किंगडम ऑफ टू सिसिली जो है साउदर्न पार्ट ऑफ इटली में लाई करता है। So in the year 1861, not 16, 1861. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of United Italy. यानी 1861 ईस्वी में यूनिफिकेशन जो इटली का था वो पूरी तरह से अकम्प्लिश कर लिया गया, तो उस प्रोसेस को पूरी तरह से फुलफिल कर लिया गया और घोषणा की गई कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है यूनाइटेड इटली का क्या है? राजा है, इंपेरर है। नाउ द सेकेंड, कि अब इस वक्त जो अगर इटालियन पॉपुलेशन की बात किया जाए तो उस वक्त इटालियन पॉपुलेशन में रेट ऑफ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात है, उन्हें यह भी नहीं पता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब क्या था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी लिबर्टी का मीनिंग क्या था, ये इन चीज़ों के बारे में इटालियन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा खबर नहीं थी, वे अनअवेयर थे इस बात से। फाइनली अगर हम साउथ की बात करें तो आप जान रहे हैं कि इटली के साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिली का शासन था, जहाँ पे गॉसिपे गरिबाल्डी ने अपने सहयोगियों के साथ विद्रोह किया था, लड़ाई लड़ी थी। तो उस वक्त भी वहां पर की जो पीजेंट क्लास थे उन्हें पता नहीं था कि इटालिया कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटालिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला इटालिया। उन्हें लगता था कि ला इटालिया विक्टर इमैनुअल सेकेंड की बीवी है, लेकिन ऐसा था नहीं, उसकी बीवी का नाम कुछ और था। ला इटालिया यूज किया गया था, जैसे आपने फ्रेंच में देखा था ला सिटोयन, उसी प्रकार से आपका यहाँ ला पैट्रियन, ला सिटोयन फ्रांस में देखा था, यहाँ पर भी उसी थीम के साथ ला इटालिया और इटालिया को यूज किया गया है ताकि राष्ट्रता के भावना को जागृत किया जा सके। नाउ इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक, अगर आपको समझ में आ चुका है, इफ यू गॉट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड यू, तो प्लीज go through the book, read the chapter and point out your doubts, and please send that particular doubts in my comment or to my personal WhatsApp number. Please, if you like this video, subscribe the channel, like the channel. That's all. Thank you.